नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत शुरू किया था और आज हमें उसमें जो सामाजिक समझौता जो किया गया, उसने जो चित्रण किया है अपनी पुस्तक लेवियाथन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मानव स्वभाव का स्वरूप जो उसने बताया है। तो हॉब्स के समय जिस समय उन्होंने ये ग्रंथ लिखा अपना लेवियाथन, उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और उस गृह युद्ध की जो परिस्थितियां थी उसने हॉब्स के पूरे चिंतन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। और इस कारण से मानव स्वभाव की जब वो चर्चा करते हैं तो वो एक बहुत ही नेगेटिव किस्म का, एक नकारात्मक पक्ष ही उसका देख करके अपनी बात रखते हैं। वो मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्म केंद्रित मानते हैं। हॉब्स के अनुसार पूरा जो ये ब्रह्मांड है, ये एक तरीके से मशीन है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो मैकेनिकल रूल के अनुसार चलते हैं। हॉब्स ने जो ये इतनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ बताई उसका, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई अपने लिख रहा होता है, जो भी उसका विचार मंथन चलता है, उस समय आसपास की परिस्थितियाँ उसके ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं। तो इस कारण से यही एक बेसिक कारण है कि उन्होंने मानव स्वभाव को इतना नकारात्मक रूप से देखने का काम किया। हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। तो उनके अनुसार राज्य में दो प्रकार की गतियां हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। यदि उसकी भावना के अनुकूल काम होता है तो वो अभिलाषा कहलाती है और यदि प्रतिकूल होता है तो विरक्ति। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया है। हॉब्स कहते हैं कि जिन वस्तुओं से मनुष्य आकर्षित होता है उन्हें वो अच्छी कहता है और जिन्हें वो नापसंद करता है उन्हें बुरी कहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य आनंद ही प्राप्त करना चाहता है और समय समय पर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करके वो सफलता प्राप्त करके इस आनंद को पाना चाहता है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति ने तो मनुष्य को समान बनाया है और लेकिन मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान या धूर्त या मक्कारी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिफ़र कर सकती हैं मनुष्य के अंदर। प्राकृतिक अवस्था की बात करें हम, प्राकृतिक अवस्था यानी कि राज्य की उत्पत्ति जब हुई थी उसके पहले, मतलब राज्य का जब निर्माण हुआ सामाजिक समझौते के तहत, उसके पहले किस प्रकार की परिस्थिति थी, कैसी वो प्राकृतिक अवस्था थी, उसके बारे में हॉब्स चर्चा करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मानव स्वभाव का जो चित्रण बताया उसी हिसाब से वो प्राकृतिक अवस्था भी उन्होंने वर्णन की कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के दूसरे व्यक्ति से युद्ध ही करता दिखाई देता है। राज्य से पूर्व किसी तरह के सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने नहीं की और इस कारण से, क्योंकि मनुष्य के अंदर सारे पाशविक गुण हैं, तो वो सामाजिक नैतिकता, इस तरह की कोई चीज़ उसके अंदर देखना संभव नहीं हो सकता था। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट वाला जो सिद्धांत है वो उस समय चलता था। ये सारी चीज़ें हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में लिखी हैं। इस चीज़ को आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि ये हॉब्स के चिंतन प्रक्रिया का हिस्सा है जो उन्होंने लेवियाथन पुस्तक में अपना व्यक्त किया है। ये चीज़ कहीं हुई नहीं थी, इसको समझना पड़ेगा। तो हॉब्स ने जो बात की कि जब तक समस्त मानवों के ऊपर एक सामूहिक सत्ता नहीं रहती, कोई कानून नहीं होता और कानून नहीं होगा तो वहाँ पर न्याय नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई उद्योग, कोई कला कौशल वहाँ पर दिखाई नहीं देता उस प्राकृतिक अवस्था में, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ उस तरह की नेगेटिव अवस्था में संभव नहीं हो सकती थी। मनुष्य को उस समय हमेशा भय और मृत्यु की आशंका ही बनी रहती है। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और छोटा माना गया। यह एकाकी इसलिए है कि इस दशा में कोई किसी का गार्जियन नहीं था, फ्रेंड नहीं था, रक्षक नहीं था, सब एक दूसरे से लड़ाई और युद्ध में व्यस्त थे। वाणिज्य, व्यवसाय, कला, उद्योग धंधे, इनका विकास हो ही नहीं सकता था उस समय पर, क्योंकि युद्ध, मारकाट, हिंसा और ये इन्हीं सब चीज़ों का बोलबाला देखा उन्होंने। यह जीवन पशुतुल्य इसलिए था क्योंकि मनुष्य आपस में जंगली पशुओं के जैसा व्यवहार करते थे।
तो शॉर्ट में कहा जाए तो ये जो प्राकृतिक अवस्था थी, ये जो स्टेट ऑफ नेचर कहा हॉब्स ने, वो एक तरीके से हर व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष का सिचुएशन था। इस अवस्था में मनुष्य एक दूसरे को दमन करने में, अपनी शक्ति को बढ़ाने में और अपने ही स्वार्थ में लिपटे रहने में ही व्यस्त थे। तो इस तरह से तीन हम चीज़ें यहाँ पर बात कर सकते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं कि इसमें नैतिकता बिल्कुल नहीं थी, सत्य और असत्य का कोई विचार नहीं था, न्याय और अन्याय का विचार नहीं था, और प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि वैयक्तिक संपत्ति, निजी संपत्ति का पूर्ण रूप से अभाव था। तो इस तरह से अब इसकी आलोचना के तौर पर यदि हम कहें तो बिल्कुल जो शुरुआत से मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, इन दोनों में हॉब्स जो पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट, पूरा नेगेटिव कैरेक्टर सब चीज़ों का लेकर के चलते हैं, वो एक तरीके से बहुत बड़ी आलोचना का बिंदु हो सकता है कि किसी भी मनुष्य में या किसी भी तरह के समाज में सब कुछ ही नेगेटिव हो, ये संभव नहीं है। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो प्राकृतिक अवस्था का इतना ज़्यादा अंधकारपूर्ण जो उन्होंने चित्रण किया, उसका कोई उद्देश्य नज़र नहीं आता हमें। जो भी इंग्लैंड का गृह युद्ध चल रहा था, उसने हॉब्स के पूरे चिंतन प्रक्रिया पर जो भी प्रभाव डाला, उससे उन्होंने मानव स्वभाव में सिर्फ कमियां देखी और प्राकृतिक अवस्था को पूरी तरह से नेगेटिव रूप में प्रेजेंट करने का प्रयत्न किया। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था का अस्तित्व है, ये कहीं पर भी ऐतिहासिक प्रमाण से पुष्ट नहीं होता, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा, जैसे वॉहन जो हैं, एक उन्होंने आलोचना करते हुए हॉब्स के इस प्राकृतिक अवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अवस्था का कहीं अस्तित्व भी था, ऐतिहासिक आधार से शून्य है ये चीज़। तो ऐसी स्थिति में हॉब्स के लिए ये प्रमुख प्रश्न नहीं था कि प्राकृतिक अवस्था वास्तव में थी या नहीं थी, उन्होंने तो बस उस चीज़ का चित्रण कर दिया कि ऐसा रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून, ये सब भी उन्होंने बात की इस बारे में कि हॉब्स ने जो अपना जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता जो है, उसको प्राकृतिक अधिकार माना। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में अंतर बताया उन्होंने, किस प्रकार से कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है, ये तो प्राकृतिक अधिकार हो गया। और प्राकृतिक कानून की अवधारणा जो है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट बताई कि इसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जा रहा है जो कि उसकी सबसे प्रबल इच्छा के लिए घातक हो। तो उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में अलग अलग प्रकार के 19 प्राकृतिक कानून गिनवाए, जिसमें उन्होंने ये बात की कि पहला कानून जैसे कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे, शांति से रहे। दूसरा कि प्रत्येक मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करे। इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग प्रकार के अपने ये कानून बताए। समझौते के कारणों के बारे में बात करें कि प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की जो परिस्थिति थी और वो सारा जो सिचुएशन था, उससे चिंतित होकर, उससे परेशान होकर मनुष्य की बुद्धि या मनुष्यों ने इकट्ठा होकर के ये सोचा कि अपने आत्म संरक्षण के लिए इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए। ये जो प्राकृतिक अवस्था का पूरा ये एक तरीके से अराजकता का जो माहौल है, उससे बाहर आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अवस्था की जो कठिनाइयाँ थी, उन्हीं के कारण राज्य की स्थापना या उत्पत्ति की बात सामने आती है कि प्राकृतिक अवस्था में अशांति थी, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। प्राकृतिक कानून तो थे, लेकिन ऐसा कोई बॉडी नहीं थी, कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी जो कि इन कानूनों की व्याख्या कर सके, इनका इंटरप्रिटेशन कर सके। कोई किसी तरह की कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कि इन प्राकृतिक कानूनों का पालन जनता से करवा सके। और ये पालन करवाने के बाद में जो एक दंड शक्ति की बात हम करते हैं, यानी कि आज जो हम पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो देखते हैं, वैसा कोई वहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो ये जो कारण थे, ये जो परिस्थितियाँ थी, इनके कारण ऐसा सोचा गया उस समय मनुष्यों के द्वारा, जो कि इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते थे कि हम मिलकर के एक राज्य का निर्माण करें, एक राज्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति हुई, वो उसके लिए हॉब्स ने कहा कि मनुष्यों ने आपस में एक समझौता
यानी कि संविदा या अनुबंध या करार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके इस अराजक दशा का अंत किया। उन्होंने जो सेंटेंस इसमें लिखा उसको कोट कर देते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयमेव अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वयं शासन के अधिकार छोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति में जो पहले किसी प्रकार का समाज नहीं था, राज्य नहीं था, वो जब मिलकर के सारे मनुष्य संविदा की प्रतिज्ञा करते हैं तो वो संविदा की प्रतिज्ञा करने वाले उन व्यक्तियों का समूह जो है वो राज्य कहलाता है। जिस व्यक्ति को वो सारे अधिकार सौंपते हैं वो लेवियाथन कहा गया, जो कि जनता की शांति और प्रतिरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फिर राज्य के स्वरूप की बात करते हैं हॉब्स कि इस समझौते के द्वारा दो कार्यों की पूर्ति की बात हुई। पहला कि एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना हुई और एक राज्य की स्थापना हुई। ऐसी स्थिति में अब कुछ हम फीचर्स को अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हॉब्स के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसके क्या फीचर्स थे। थैंक यू।